हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी पोस्चर के बारे में और जानेंगे कि एक अच्छा पोस्चर क्या होता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं और इससे रिलेटेड कुछ करेक्टिव मेजर्स एंड प्रिवेंशंस को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मगर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और कई जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाती है। देखिए, इससे पहले कि हम पोस्चर की टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं, आप साधारण शब्दों में समझिए कि पोस्चर आपकी बॉडी की पोजीशन होती है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या सो रहे हों। सिंपली आपकी स्पाइन आपके हेड, शोल्डर और हिप्स के साथ किस तरीके से अलाइंड है, यही समझना है। पोस्चर को एक एटीट्यूड के रूप में एज्यूम किया जाता है जो शरीर के द्वारा की गई मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान दिखाई देता है, जब मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको सिंप्लीफाइड किया है। इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सच तो यह है कि कोई भी पोस्चर परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि कोई परफेक्ट बॉडी या कोई आइडियल गैस नहीं होती, ठीक उसी तरीके से फिर भी हम एक अच्छा बॉडी पोस्चर उसे कहते हैं जब स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डियां, ग्रुप ऑफ मसल्स, जॉइंट्स और लिगामेंट कुछ इस तरीके से अलाइन हो कि इन पर स्ट्रेस कम आए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, थकान कम हो और बॉडी बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ पोस्चर कितने होते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं, इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव पोस्चर का मतलब जब बॉडी रेस्ट या स्लीपिंग कंडीशन में हो आपकी, ऐसे टाइम पर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेस रहता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा टाइप है एक्टिव पोस्चर। इसको फर्दर स्टैटिक और डायनेमिक पोस्चर में कैटेगराइज किया गया है। स्टैटिक का मतलब बॉडी और उसके जो भी सेगमेंट हो वो कुछ खास पोजीशन पर ही अलाइन और मेंटेन रहते हैं, जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग या फिर नीलिंग। वहीं डायनामिक पोस्चर में बॉडी और उसके सेगमेंट्स मूविंग पोजीशन में होंगे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग या फिर लिफ्टिंग। चलो, अच्छा पोस्चर क्या है आप समझ गए। किसे कहेंगे? जब बॉडी और उसके पार्ट्स कुछ ऐसे अलाइन हो कि लीस्ट स्ट्रेस आए जॉइंट्स या मसल पे, फटीग कम हो। एक अच्छा पोस्चर होने से आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस में कम होंगे। बट जहां गॉड है तो वहां एविल भी है। गुड पोस्चर है तो बैड पोस्चर भी होगा, और जब हम लंबे समय तक बैड पोस्चर को कंटिन्यू रखते हैं तो ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये हेरिडिएटरी या फिर जेनेटिकल रीजंस के कारण भी हो सकता है, किसी बीमारी, इंजरी या फिर बैड हैबिट के कारण भी हो सकता है। इम्प्रॉपर यानी गलत तरीके के कपड़े, गलत तरीके की डाइट, गलत तरीके के एक्सरसाइज, मोटापा, अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आदि के कारण भी हो जाता है। चलिए, आपने समझ लिया पोस्चर क्या होता है, गुड पोस्चर किसे कहेंगे, बैड पोस्चर किसे कहेंगे और कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपको सिलेबस में दी गई हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए एक एक करके ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज तो कई होती हैं, पर आपको जो पढ़ना है उसको स्टडी में सुविधा हो, इसलिए इसे बॉडी के पोजीशन के हिसाब से अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बांट दिया गया है। लोअर पार्ट में आपको फ्लैट फुट, नॉक नी और बो लेग जैसी डिफॉर्मिटीज को पढ़ना है, और अपर पार्ट में आपको स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस आदि को पढ़ना है। आप इसे स्पाइनल कर्वेचर वाली डिफॉर्मिटीज भी कह सकते हैं। अपर पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये स्पाइन को देख लीजिए। स्पाइन में जो आप एक ट्रेडिशनली आप जानते 33 बोन्स होती हैं, तो उनमें से कुछ बोन्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। सबसे ऊपर की 7 बोन्स हैं सर्वाइकल, फिर उसके बाद है थोरेसिस, उसके बाद लुम्बर, फिर सैक्रल, उसके बाद कॉक्सिजियल। सबसे पहले हम लेते हैं राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी को। राउंड शोल्डर में ये जो आपके शोल्डर का अपर पार्ट होता है, इसमें कर्व सा बन जाता है। अपने नॉर्मल अलाइनमेंट जो होती है उससे ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व ले लेता है। इसे हाइपरकाइफोसिस या फिर हंचबैक भी कहते हैं। ऐसा होने पर आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर दिखाई देगा। अगर आप लंबे समय तक राउंड शोल्डर पोस्चर में रहते हैं तो ये लीड करने लगेगा कुछ अलग तरीके की कंडीशंस को, जैसे कि आपको क्रोनिक नेक पेन होगा, आपको थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम भी हो सकता है और आपके शोल्डर की मोबिलिटी बिल्कुल भी जीरो हो जाएगी। राउंड शोल्डर होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से जो मुख्य है कि हेरिडिटी तो आपको हमेशा से याद रखनी है, ये होगा ही हर डिफॉर्मिटी में लगभग। और अगर आप कोई टाइट कपड़े पहनते हैं, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं,
किसी इम्प्रॉपर फर्नीचर पर बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं आदि जैसे कुछ कारण हो सकते हैं। और आपका पुअर पोस्चर आ जाता है, अब देखिए जैसे आप स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर चलाते हैं उस टाइम पे, या फिर ड्राइविंग करते हैं, या फिर कोई हैवी वेट उठाते हैं, तो उस टाइम पे आपका ये पोस्चर जो है राउंड शोल्डर बन जाता है। राउंड शोल्डर के करेक्टिव मेजर्स में आप ऐसे किसी पोजीशन में ना तो बैठे, ना ही वॉक करें, ना ही स्टैंड हो जबकि आपका शोल्डर बेंड हो। आप अवॉइड कर सकते हैं टाइट फिटिंग क्लॉथ्स को, और आप ऐसे फर्नीचर्स को भी अवॉइड करें जो अनकंफर्टेबल हों। साथ ही आप स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स कर सकते हैं कुछ अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग को समझकर। आप चेस्ट स्ट्रेच कर सकते हैं, टी स्ट्रेच कर सकते हैं, वॉल स्ट्रेच कर सकते हैं, हैंड क्लैस्प स्ट्रेच कर सकते हैं, प्लैंक लगा सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आपको अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डेवलप करनी है जो आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में मददगार हों। आप योग के आसनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप चक्रासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं आदि। ये सारे आसन आपके लिए यूजफुल होंगे। राउंड शोल्डर के अलावा यहाँ मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी दिखा रहा हूँ, आप इसे बस देख लें और इसका नाम जान लें। ये देखिए, इसे कहते हैं स्वे बैक पोस्चर, और ये दूसरा है हॉलो बैक पोस्चर। राउंड शोल्डर आपने देख ही लिया है। फ्लैट पेल्विस पोस्चर इसे कहते हैं, और ये रहा मिलिट्री पोस्चर। आइए अगली डिफॉर्मिटी देखिए, काइफोसिस। काइफोसिस वर्ड का डेराइवेशन हुआ है ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक टर्म है काइफ, जिसका मतलब होता है बेंट या बो। इसमें भी स्पाइन जो होती है उसका अपर बैक का कर्वेचर कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। आप देखेंगे स्पाइन कर्वेचर में तो थोरैसिस बोन में और आपको सर्वाइकल बोन में थोड़ा ज्यादा आपको दिखेगा, इस बोन पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। और कारण जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो आप लगभग स्पाइन रिलेटेड में अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आसानी से आप जज कर पाएंगे। जैसे काइफोसिस के काउज में भी आप लिख सकते हैं हेरिडिटी, बढ़ती उम्र, कोई भी डिजीज हो जाए जैसे आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोपोरोसिस है, माल न्यूट्रिशन तो है ही है, हैवी वेट अगर आप पुल करते हैं, डेडलिफ्ट मारते हैं तो भी हो सकता है, अनस्टेबल फर्नीचर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है, आपकी पोस्चरल हैबिट अगर अच्छी नहीं है, आपकी मसल्स कमजोर हैं आदि कई कारण हैं जिनके कारण ये हो सकता है। और अगर आपने लगभग पोस्चरल डिफॉर्मिटी को समझ लिया है तो ये कारण आप सब में मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा सोच करके। ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं ये आपको किसी भी उम्र में हो सकती हैं, चाहे वो राउंड शोल्डर हो या फिर काइफोसिस हो। हाँ, लेकिन आप इन्फेंट से जब टीनेज में देखेंगे तो इस समय बॉडी बढ़ने या बनने के फेज में होती है, उस समय में ज्यादा इम्पैक्ट आता है अगर कोई भी बैड हैबिट है या बैड पोस्चरल हैबिट है तो। इन्हीं सब कारणों से आप देखेंगे कि लगातार चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर सीबीएसई हो, ये लगातार रिकमेंडेशन देते रहते हैं कि आपके स्कूल बैग का वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। माइल्ड अगर काइफोसिस है तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन काइफोसिस अगर सेवेयर है तो ये आपको बहुत पेन और डिसफिगर एक पोस्चर देगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपके और भी कई तरीके की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। काइफोसिस के करेक्टिव मेजर्स में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल भी बनाए। आप फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम बाल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज विथ बैंड्स हो सकता है। योगासन में आप धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन आदि को भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं इनको आपको किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करनी है। अक्सर आप देखेंगे कि लोग बड़ी मोटी मोटी पिलो का इस्तेमाल करते हैं सोते समय। आपको बहुत थिन पिलो लगाना है, बिल्कुल बस आपकी स्पाइन के लेवल पर आपको अपने हेड को बैलेंस करने के बराबर पिलो का ही यूज करना है। बाकी थोड़ा बहुत आप रीड आउट कर लीजिएगा बुक में। चलिए अगली डिफॉर्मिटी है लॉर्डोसिस। ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है लॉर्डोस, और इसका मतलब है बैकवर्ड बेंट। इसमें स्पाइन थोड़ा सा कर्व हो जाती है, अपर पार्ट में भी, लोअर बैक में भी, और थोड़ा नेक के पास भी इम्पैक्ट आता है इसका। लॉर्डोसिस में आपकी स्पाइन बिल्कुल एस कर्व की तरह बन जाती है, लेटर एस की तरह बन जाती है, जिसको अपर बैक के पास काइफोटिक कहा जाता है और नेक और लोअर बैक के पास इसे लॉर्डोटिक कहा जाता है। मेनली यहाँ जो लोअर बैक होता है वहां पे जो एंगल ऑफ आर्क है वो घट जाता है। नॉर्मली इसे स्वे बैक भी कहा जाता है। आपने पहले फिगर देख रखा है, दोबारा देख लीजिए। जो क्रोनिक लॉर्डोसिस होता है वो आपको बहुत पेन और डिस्कम्फर्ट देगा। अगर आप लॉर्डोसिस को अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये सेवियर हो जाएगा और आपको बहुत सारा पेन और डिस्कम्फर्ट देगा।
लॉर्डोसिस मेनली मोटापे के कारण या फिर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो मसल्स का, इस कारण जो मस्कुलर और स्केलेटल डिजीज या फिर कोई एक्सीडेंट हो उस कारण, पुअर पोस्चर रखने के कारण जैसे आप खड़े हों, बैठे हों या टहल रहे हों, या फिर माल न्यूट्रिशन के कारण। देखिए ये कारण बार बार दोहराए जा रहे हैं, इसलिए आपको समझदारी से इतना ही याद करके रखना है। एग्जाम टाइम में लिखते समय थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लॉर्डोसिस का कारण पता ही नहीं चल पाता। जैसे छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में क्या होता है कि वीकनिंग या फिर टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है हिप एरिया के अराउंड, लेकिन ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो कभी कभी ये समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। देखिए करेक्टिव मेजर्स में लॉर्डोसिस के आप ये समझिए कि मोस्टली तो इसके लिए कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है जब तक कि ये सेवर केस ना बन जाए। अब ऐसी सिचुएशन में सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। ज़्यादातर आप अगर वेट लॉस कर लेते हैं तो आपका पोस्चर थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। आप डेली फिजिकल थेरेपी ले लेते हैं तो भी स्ट्रेंथन हो जाती है आपकी मसल, रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो भी अच्छा बन जाता है। लॉर्डोसिस की कंडीशन में आपके पेल्विक रीजन के अराउंड जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजें फायदेमंद होती हैं। आप सिटअप कर सकते हैं या फिर आप दीवार का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं, या फिर पैरों और हाथों से ट्रंक को आप बैकवर्ड धकेल सकते हैं। इसके अलावा योगासना हमेशा फॉरएवर है, ये हमेशा आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डिफॉर्मिटी में, बस आपको आसन अलग अलग याद रखने हैं। यहाँ पर आप धनुरासन परफॉर्म कर सकते हैं, हलासन परफॉर्म कर सकते हैं आदि। आप ऐसी कंडीशन में ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट रिडक्शन के लिए जा सकते हैं, बैलेंस डाइट को मेंटेन करेंगे तो ये सारे फायदेमंद होंगे लॉर्डोसिस में। चलिए अगली पोस्चरल डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस। ये वही डिफॉर्मिटी है जो मुझे लगता है कि पुष्पा भाव को थी। स्कोलियोसिस भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बेंट। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन होती है वो साइड वर्ड टिल्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। इस कारण क्या होता है ना, लैटरल कर्वेचर ये साइड वाला होता है वो थोड़ा सा आपको एक्सेजरेट दिखाई देगा। अब ऐसी कंडीशन में आपकी स्पाइन बेंड्स हो सकती है, ट्विस्ट होगी, रोटेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से जैसे आप सी या फिर एस शेप बना रहे हो। रिसर्च के अनुसार ये कॉमनली गर्ल्स में ज्यादा होती है बॉयज की तुलना में। फिर भी आप ये मान के चलिए कि ये आपको किसी भी एज में हो सकती है, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉय। मेनली तो प्यूबर्टी के टाइम पर ज्यादा ये इम्पैक्ट डालती है। ज्यादातर केस में तो स्कोलियोसिस माइल्ड होता है, लेकिन स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है ये ज्यादा सिवियर होने पर बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर स्पाइनल कर्व थोड़ा सा अलग है तो ये क्या करेगा, आपके चेस्ट को भी थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, जिसके कारण जो आपके लंग्स हैं उनको भी फंक्शन प्रॉपरली करने में दिक्कत होगी। स्कोलियोसिस कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अगर कोई डिजीज है, सेरेब्रल पॉल्सी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी, या फिर अर्थराइटिस, पैरालिसिस या फिर रिकेट्स हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में स्कोलियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर अगर आप बहुत हैवी वेट पुल करते हैं लंबे समय तक तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर अनहेल्दी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, अनहेल्दी तरीके से आप खड़े होते हैं, बैठते हैं रॉन्ग पोस्चर में, तो भी हो सकता है। करेक्टिव मेजर्स की बात करें स्कोलियोसिस की, तो जो माइल्ड स्कोलियोसिस है उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े आसन और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी हो जाएगा। जो बच्चे हैं उनको एक ब्रेस पहनने की आवश्यकता पड़ सकती है जो स्पाइन के कर्वेचर को सीधा रखने का प्रयास करेगा, या फिर यूं कहें कि वर्स्ट कंडीशन आने से रोकेगा। ऐसी एक्सरसाइज जैसे कि आप एक हॉरिजॉन्टल बार पर लटक जाएं या फिर उस पर स्विंग करें, ये आपके लिए फायदेमंद होगी। या फिर अपोजिट साइड में सी शेप्ड कर्व बनाएं, एरोबिक एक्टिविटीज करें स्लो पेस के साथ। ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। योग में आप त्रिकोण आसन, अधोमुक्तासन कर सकते हैं, पर याद रखिएगा हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। चलिए हमने अपर पार्ट की जो भी डिफॉर्मिटीज थी वो पढ़ ली, अब हम लोअर पार्ट की डिफॉर्मिटीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बो लेग्स को। बो लेग्स को जेनुवेरम भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये एक साल पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन दे दिया गया था, एक तरफ बो लेग लिखा था, एक तरफ जेनुवेरम, अलग नंबर पर, इसे आपको मैच करना था। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें घुटने, आपके पैर कुछ धनुष जैसे आकार में दिखाई देते हैं, कुछ कर्व ऐसा बन जाता है जैसा फिगर में आप देख पा रहे हैं। अब ये विटामिन डी की कमी से हो सकता है, फास्फोरस, कैल्शियम आदि की भी कमी से आसानी से ये कर्व खराब हो जाते हैं।
ऐसी कंडीशन में आपको पेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट भी रेयरली आप फील कर पाते हैं और बहुत रेयर केस में ये सीरियस कंडीशन में आता है। लेकिन ये कंडीशन आपकी रनिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग इन सब में दिक्कत पहुंचाएगा, यानी परेशानी होगी आपको दौड़ने में। नॉर्मली तो हर बच्चा पैदा होता है तो बो लेग्स या फिर नॉकनी के साथ ही होता है। हालांकि दादी और नानी की जो मालिश होती है वो सही करके रख देती है इसे। इसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सेवियर हो जाता है। आपके आसपास देखना कोई छोटा बच्चा होगा 3-4 साल या 5 साल का, तो इनके नॉकनी या बो लेग्स जैसा कुछ दिखेगा आपको, लेकिन ये समय के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाता है अगर कोई गलत पोस्चर वाली पोजीशन में बच्चा लंबे समय तक नहीं रहता है तो। सीधी सी बात है कि ये आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा और आपका जो वॉकिंग पैटर्न होगा थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चे जो बो लेग्स के साथ होते हैं वो अपने टो को इनवर्ड्स रख के थोड़ा उस पे चलते हैं, जिसको आप ना पिजन टो कहते हैं। आपको हमेशा ये बच्चे क्लम्सी अपीयर होंगे। सेवियर कंडीशन में ये अर्थराइटिस हो सकता है नी में या फिर हिप्स वाले जॉइंट पर। इसके अलावा ब्लाउंट डिजीज, रिकेट्स और अर्थराइटिस ये सारे हो सकते हैं बो लेग्स के कारण। बो लेग के करेक्टिव मेजर्स में आप ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड शूज पहन सकते हैं, आप सफिशिएंट बैलेंस डाइट ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप वॉक करते समय आपका जो फीट है उसका इनर एज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा लेग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, मसाज थेरेपी ले सकते हैं। आप ऐसे क्लॉथ्स भी पहन सकते हैं। अर्धचक्रासन, गरुड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे आसनों को आप रेगुलरली टाइम टू टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। अगली लोअर पार्ट की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है नॉक नी। इसे जेनु वॉल्गम भी कहते हैं। ये नी का मिस अलाइनमेंट होता है जो टर्न हो जाता है इनवर्ड्स की तरफ, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ नी टच होंगे आपस में, एक दूसरे को नॉक करेंगे और जो एंकल है वहां 3 से 4 इंच का गैप हो जाएगा। चाइल्डहुड में तो आप ये बच्चों में नोटिस कर सकते हैं, अप टू 7 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें। पर कुछ बच्चों में ये कंटिन्यू रह जाता है एडल्टसिन तक, और ज्यादातर बच्चों में तो ये सही हो जाता है वो फिजिकली एक्टिविटी के कारण। कुछ केसेस में तो ये जो जेनु वाल्गम यानी कि नॉकनी है ये किसी एक्सीडेंट या इंजरी के कारण, या फिर इन्फेक्शन हो गया हो नी या लेग्स में, रिकेट्स हो गया हो, या फिर विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी हो जाए, ओबेसिटी यानी मोटापा, या फिर अर्थराइटिस यानी गठिया के कारण भी हो सकता है। इसका भी नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी वॉकिंग पे, रनिंग पे, या फिर आपके क्रॉलिंग पर, या आपके जो भी लेग मूवमेंट होंगे उनमें आपको परेशानी पहुंचाएगा। अगर ये जेनु वॉल्गम आपके चाइल्डहुड से ज़्यादा रह जाता है तो ये जो आपका नी का मिस अलाइनमेंट है इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे आपको स्टिफ जॉइंट्स होगा, या फिर आपके नी में पेन होगा, या फिर आपको किसी लिम्ब के सहारे चलना होगा। नॉक नी आपके हिप्स, एंकल और फीट के अराउंड जो लिगामेंट या मसल्स हैं उन पर स्ट्रेस डालेगा, जिसके कारण आपको पेन की फीलिंग आएगी। और जब भी आप खड़े होंगे यानी स्टांस लेंगे वो बिल्कुल अनबैलेंस्ड होगा। नॉक नी के करेक्टिव मेजर्स में आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप पैरों के बीच में पिलो रख करके सो सकते हैं, आप इरेक्ट होकर के खड़े होने का प्रयास कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। योग, आसन और एक्सरसाइजेज ये आपके नी के अलाइनमेंट को फिर से ठीक करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप पद्मासना, गोमुख आसना, वृक्ष आसना आदि कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉल एब्डक्टर स्क्वीज कर सकते हैं, साइड लेंजेस लगा सकते हैं, साइड स्टेप अप्स कर सकते हैं, केबल एब्डक्शन कर सकते हैं, लाइंग एब्डक्शंस कर सकते हैं। चलिए अगली पोस्चरल डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को पेस प्लानर्स या फिर फॉलन आर्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैट फुट के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाटर प्रिंट टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा फ्लैट फुट है या नहीं है। फ्लैट फुट से सफर करने वाले व्यक्तियों में ये जो आर्क होता है वही नहीं बनता, या फिर बहुत कम आर्क बनता है। मेनली तो ये जेनेटिकल या फिर एनवायरमेंटल रीजन से होता है। इसके अलावा अगर एंकल इंजरी हो जाए, ओबेसिटी है, या फिर आप कोई इम्प्रॉपर शूज वियर कर रहे हैं, या फिर हैवी वेट कैरी कर रहे हैं थोड़े लंबे समय तक, आपको अर्थराइटिस है या फिर रिमेटॉइड है, तो आपको फ्लैट फुट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, बेबी रहता है, तो उसके वॉकिंग एज से पहले उस पर फोर्स किया जाता है वॉक करने के लिए, तो भी ऐसा हो जाता है। कुछ पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं अनजाने में।
फ्लैट फुट डॉर्सल कोएलिशन के कारण भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं पैरों की वो कुछ अनयूजुअली तरीके से ज्वाइंट हो जाती है, यानी कि फ्यूज हो जाती हैं। इसके कारण स्टिफ या फिर फ्लैट फिट कॉज हो सकता है। अगर काफ मसल में टाइटनेस आ जाए तो टेम्पररी रूप से फ्लैट फिट आ सकता है। ये जो पैरों में आर्क होता है ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह हेल्पफुल होता है, जो बॉडी वेट को दोनों पैरों पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्पफुल रहता है। ये जो आर्क का स्ट्रक्चर होता है इसी से डिसाइड होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो वॉक किस तरीके से करेगा। जो आर्क है वो स्टर्डी और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि अडॉप्ट कर सके स्ट्रेस को जब हम अलग अलग तरीके के सरफेस पर वॉक करें। तो अब फ्लैट फिट है तो आपका पोस्चर इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, चाहे आप खड़े हों या फिर वॉक कर रहे हों, रनिंग कर रहे हों या फिर कोई भी इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस कर रहे हों। फ्लैट फुट के कारण एंकल्स और नी में भी आपको पेन या फिर कोई प्रॉब्लम फील हो सकती है। ज्यादातर बच्चों का जन्म तो फ्लैट फुट के साथ ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एंड ऑफ कोर्स दादी नानी का जो मसाज होता है वो हेल्पफुल होता है बच्चों को ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बाहर निकालने में। तो अपनी दादी और नानी को स्पेशल थैंक्स जरूर कहना है। करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो आप वॉकिंग, स्टैंडिंग और जंपिंग टो और हील दोनों पर कर सकते हैं, चारों डायरेक्शन में एक ही तरफ से खड़े होकर के। आप स्किपिंग रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पैरों की मसल को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज करें, अपनी आर्क फुट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे आप कंचे फेंक दें या मार्बल फेंक दें और उसको अपने टो से उठाने का प्रयास करें। आप पैरों से नंबर लिखने का कोशिश करें बालू पे या सैंड पे। सैंड पर थोड़ी सी दौड़ लगाएं, वॉक करें, ये भी हेल्पफुल होगा। या फिर आप कोई सिलिंड्रिकल बॉटल या फिर कुछ स्टील का ऐसा ही लेकर के आप उस पे अपने पैरों को रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगासना में अधोमुख शवासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, थेरोपेटिक मसाज भी आप ले सकते हैं ताकि आपके पैरों के तलवों में आर्क डेवलप हो जाए।